10 क्लास आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अब हम यूनिट नंबर 9 करने वाले हैं। यूनिट नंबर 9 का नाम क्या है? टेंजेंट एंड एंगल्स ऑफ अ सर्कल। चैप्टर नंबर 8 में आपने क्या किया? सर्कल के बारे में डिस्कस किया और सीकेंट को हमने डिस्कस किया। अब चैप्टर नंबर 9 में आपने सर्कल के एंगल को पढ़ना है, सीखना है और टेंजेंट के बारे में सीखने वाले हैं। तो चैप्टर जो है, ये लेक्चर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फौरी तौर पर लाइक कर दें। आज हम टेंजेंट और सर्कल के जो एंगल हैं उसको ईच एंड एवरीथिंग उसकी जिसे पंजाबी में कहते हैं बाल की खाल उतारने वाले हैं। सारे कंसेप्ट जो है आपके क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? टेंजेंट। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट जो है आप अक्सर फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, टेंजेंट लाइन। तो भाई टेंजेंट लाइन होती क्या है, पहले हम वही सीख लेते हैं। भाई टेंजेंट लाइन जो है एक लाइन होती है जो सर्कल के सर्कमफेरेंस के आउटर साइड पर, मैं भी रिपीट करने लगा, आउटर साइड पर एक ही पॉइंट को टच करके गुजरती है जो लाइन, उसको आप टेंजेंट कहते हैं। तो ये आपका सर्कल का सेंटर, ये आपका सर्कमफेरेंस, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जो लाइन होती है उसको आप क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं या रेडियल सेगमेंट कहते हैं। ये जो आपका ये पॉइंट समझना है, इसको आपने ध्यान से समझना है, तवज्जो से समझना है, चूँकि ये एमसीक्यूज के लिए आज भी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसी की मदद से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी होंगे और आपका थ्योरम नंबर 1 और 2 यानी कि 9.1a और 9.1b आपका इसी पर डिपेंड करने वाला है। तो ये सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की जो लाइन है इसको आप क्या कहते हैं? रेडियल सेगमेंट। ये जो रेडियल सेगमेंट है ना, टेंजेंट लाइन के हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। मैं फिर रिपीट करने लगा हूँ, रेडियल सेगमेंट जो है टेंजेंट लाइन के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। इसको आपने याद रखना है। ये आपके सामने नज़र भी आ रहा है। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक आपने एक लाइन ड्रा की, आपने सीधी लाइन ड्रा की। ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल का, जिसको आपने नाम दे दिया क्या? P। इस पॉइंट P पर आपने एक लाइन ड्रा की है जिसका नाम है AB। ये आपकी टेंजेंट लाइन है। ये टेंजेंट लाइन AB जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? OP के। इसको आपने याद रखना है। आपका पहला थ्योरम जो है, थ्योरम नंबर 9.a जो है, इसी पर डिपेंड करता है कि एक लाइन जो है जब ड्रा की जाती है सेंटर से सर्कमफेरेंस तक, ठीक है जी, और जिस पॉइंट पर वो कांटेक्ट करती है उस पॉइंट पर आप एक लाइन ड्रा करें जिसको आप टेंजेंट लाइन कहेंगे। या आपकी A और B, ये जो लाइन सेंटर से सर्कमफेरेंस तक लाइन जो रेडियल सेगमेंट है वो टेंजेंट लाइन के क्या है जी? परपेंडिकुलर है। यानी कि OC जो है परपेंडिकुलर है किसके जी? AB के। ये आपने याद रख लेना है, ठीक है जी, कि रेडियल सेगमेंट जो है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियल। अब देखो मैं यहाँ से एक और लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये भी आपका क्या है जी? रेडियल है, ठीक है। यहाँ पे आप एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर दें। इस पॉइंट को आप कह लें D। ये आपकी OD जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, इसका नाम रख लें R और Q कह लें या QRK। ये क्या है जी? परपेंडिकुलर। एक रेडियल सेगमेंट इधर ड्रा कर दें आप, ठीक है जी। ऐसे करके ये भी आपका रेडियस हो जाएगा। इधर भी आप एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे तो ये क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। जो थ्योरम नंबर 9.b है वो भी सेम ऐसा ही है। उसमें भी उसने ये कहा है कि टेंजेंट टू अ सर्कल एंड रेडियल सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सेंटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो बात मैंने अभी आपको बताई है कि रेडियल सेगमेंट जब आप ड्रा करते हैं और जिस पॉइंट पर सर्कमफेरेंस जिस पॉइंट पर वो टच करती है लाइन, उस पॉइंट को C कहेंगे। उधर आप एक टेंजेंट ड्रा करें तो आपका रेडियल सेगमेंट जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट को भाई आपने याद रखना है। इसी की मदद से आपके काफ़ी सवाल हल होने वाले हैं। अब थ्योरम नंबर 9.1a और 9.1b की मदद से एक सवाल आपका बनता है जिसको हम समझने वाले हैं बड़े आसान तरीके से। वो कहता है, पहले मैं डायग्राम की मदद से आपको समझाता हूँ। कहता है कि सेंटर से आपने सर्कमफेरेंस तक एक लाइन ड्रा की जिसको आप क्या कहते हैं? रेडियल सेगमेंट कहते हैं। जिस पॉइंट ये आपका सेंटर, इसको आप कह दें P है और ये जिस सर्कमफेरेंस पर जहाँ पे टच कर रहा है इसको नाम रख दें Q। इस पॉइंट Q पर आपने एक लाइन ड्रा की जिसका नाम रख दिए AB। ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी? टेंजेंट लाइन कहलाएगी। तो पॉइंट P से यानी कि आपके सेंटर से आपने टेंजेंट तक एक लाइन ड्रा कर दें जिसको जो कि टेंजेंट लाइन पर किसी एक पॉइंट पर टच करेगी, उसका नाम आप रख दें R। तो आपकी PQR जो है एक ट्राइंगल बन जाएगी जो कि आपकी रेडियल सेगमेंट जो है, ये रेडियल सेगमेंट जो है वो टेंजेंट लाइन के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो ट्राइंगल में जब एक साइड परपेंडिकुलर हो तो उस ट्राइंगल को आप क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए कौन सा थ्योरम आप अप्लाई करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो उसने जो है PQ साइड दे दी आपको 4 सेंटीमीटर, जो PR साइड है वो कहता है कि 8 सेंटीमीटर है।
आपने क्यू आर साइड फाइंड करनी है, इसको आप नाम रख दें एक्स कह दें। ओके जी, तो अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम क्या होता है जी, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो भाई ये देखें, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये आपकी कौन सी साइड है जी, हाइपोटेनियस, यानी कि पी आर साइड स्क्वायर जो है, मेजर साइड पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है जी, पी क्यू, तो मेजर साइड पी क्यू स्क्वायर, और बेस क्या है जी, क्यू आर, तो मेजर साइड क्यू आर स्क्वायर। ठीक है जी, फार्मूला आपने इस्तेमाल कर लिया। पी आर साइड आपको दिया 8 सेंटीमीटर, पी क्यू साइड दिया आपको 4 सेंटीमीटर, क्यू आर साइड आपने पुट किया जी एक्स। तो 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, ये प्लस 16 जाकर क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। तो 64 माइनस 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा 48। स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे 48 का, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.93 सेंटीमीटर। तो क्यू आर साइड आपके पास क्या आ गई, 6.93 सेंटीमीटर। जो रेडियल सेगमेंट है, चूँकि टेंजेंट लाइन के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, इस पॉइंट को आपने याद रखना है। ये थ्योरम नंबर 2 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी मदद से भी आपके कुछ सवाल हल होने वाले हैं और ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं एक सर्कल पर, तो दोनों टेंजेंट जो है वो लेंथ में इक्वल होते हैं। तो ये आपका सर्कल है, ओके, ये आपका क्या है जी, एक सर्कल है। तो सर्कल से की आउटर साइड पर आप एक लाइन ड्रा करें जो कि सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करेगी। इस पॉइंट का नाम रख दें आप ए, ओके। दूसरी एक और लाइन ड्रा कर दें जो सर्कमफेरेंस को एक ही पॉइंट पर टच करेगी, इसका नाम रख दें आप बी और पी, क्योंकि एक पॉइंट पर जाकर मिल रही है ना। तो ये आपकी दो जो है टेंजेंट लाइन है। वो कहता है कि दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। तो लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए आया कि ये इक्वल होती है कि या नहीं होती, जो आपने थ्योरम नंबर 9.1 समझा है ना, उसी की मदद से हमने ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट लाइन है एक दूसरे के इक्वल होती हैं। वो थ्योरम क्या था कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक आप एक लाइन ड्रा करें जो कि आपकी क्या कहलाती है, रेडियल सेगमेंट। ये रेडियल सेगमेंट जो है टेंजेंट लाइन के क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर होती है। ये जो लाइन है ये आपकी रेडियल सेगमेंट लाइन है, ये आपकी टेंजेंट लाइन। रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट लाइन एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। इस पॉइंट को आपने समझना है भाई। देखो ये सेंटर से आपने सर्कमफ्रेंस तक लाइन लगा दी, ये आपकी क्या होगी, रेडियल सेगमेंट, ये आपकी टेंजेंट लाइन। तो ये यहाँ पे एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, जो हमने थ्योरम पढ़ा है। तो ये आपके परपेंडिकुलर साइड, ये आपकी क्या है जी, बेस। ये आपका क्या बन जाएगी, इधर से आप एक लाइन ड्रा कर दें जो कि दोनों टेंजेंट लाइन को एक पॉइंट पे मिलेगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, क्या बन जाएगी भाई, हाइपोटेनियस। जो कि ये परपेंडिकुलर, ये आपकी बेस, ये आपकी क्या बन जाएगी, हाइपोटेनियस। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, नेक्स्ट हम चल के सॉल्व भी करेंगे, तो आपकी ये वाली साइड और पी वी साइड यानी कि दोनों टेंजेंट लाइन क्या होगी, इक्वल होंगी। इसको आपने पहले याद रखना है कि जब एक सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं, ठीक है जी, तो दोनों जो है टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं। नेक्स्ट जो आपके थ्योरम है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी मदद से भी आपकी एक्सरसाइज 9.1, 9.2 और रिव्यू एक्सरसाइज भी आपकी सॉल्व होगी। इन्हीं पर वो डिपेंड करेगी और एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या कहता है, थ्योरम नंबर 9.3 और उसका पार्ट नंबर ए में वो कहता है कि अगर दो सर्कल हों और दोनों सर्कल जो है एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें, तो उनके सेंटर का जो डिस्टेंस, देखो एक आपका पहला सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है। कहते हैं कि इनके जो सेंटर का जो डिस्टेंस है ना, दोनों के रेडियस को जमा कर लें तो उसके वो इक्वल होगा। बात समझ आ गई? मैं डायग्राम से वाजे करके बताता हूँ। ये आपका एक पहला सर्कल है, ओके, ये आपका दूसरा सर्कल है। ये पहले सर्कल का सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का जो फासला होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको आप कहते हैं रेडियस। इसको आपने नाम दे दिया R1। अब ये दूसरा सर्कल, इसका सेंटर का नाम रख दिया आपने O डैश से, यानी कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का जो फासला होगा उसको आप कह देते हैं रेडियस, यानी कि इसको आप कहते हैं R2। कहता है कि इनके जो सेंटर दोनों के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है ना, दोनों के सेंटर O डैश से O तक का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों के रेडियस को जमा कर लें तो उसके वो इक्वल हो जाएगा, यानी कि R1 प्लस R2 हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि जो O से P तक का जो डिस्टेंस है ना वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और O डैश से P तक का जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। तो दोनों के सेंटर तक का डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि O से O डैश तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
2 + 3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिहाज से भी कि दो सर्कल जो है अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें तो ये आपकी टेंजेंट लाइन को भी हमारा कोई मकसद नहीं था, वो वैसे ड्रा कर दी है। अगर एक्सटर्नली टच करें तो उनके सेंटर का जो डिस्टेंस है उनकी रेडियस को जमा करके वो उसके वो बराबर हो जाएगा। ये नीचे मैंने वैसे डायग्राम बनाई हुई, हमने दूसरे तरीके से समझ लिया, ठीक है। अब दूसरे में आ गया 9.3b में। अब वो कहता है कि दो सर्कल जो है ना एक दूसरे को इंटरनली टच करें तो उनके ये पहला आपका सर्कल, ये आपका पहला सर्कल, ये उसका सेंटर, ये आपका दूसरा सर्कल, ये उसका सेंटर। कहता है कि इनके जो सेंटर का ये जो डिस्टेंस, जिसको मैं देखो गौर से आंखें खोल कर देखें, ये जो कहता है ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला हिस्सा, ये डिस्टेंस जो है किसके इक्वल हो जाएगा, इनके जो रेडियस को डिफरेंस करके, यानी कि इनकी रेडियस को माइनस करके। यानी कि आपका ये सेंटर, ये आपके बड़े सर्कल का जो सेंटर है, ये आपके छोटे सर्कल का ये सेंटर है, तो इनका ये जो डिस्टेंस है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ से पी तक को आप नाम दे दें, ये आपका रेडियस है R1, और ये आपका ओ डैश से ओ पी तक का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको आप कह देंगे R2। ये देखें, ये वाज़ेह तौर पर आंखें खोल कर देखें, ये ओ से पी तक जो रेडियस, ये भी देखो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस, इसको आपने क्या कह देना R1। ये ओ डैश से पी तक का डिस्टेंस, ये भी तो सेंटर ही है ना दूसरे छोटे बड़े सर्कल का, इसको आप कह दें R2। कहता है कि इनका ये जो सेंटर का जो डिस्टेंस है, दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, R1 - R2, यानी कि ये आपका R1 है बड़ी वैल्यू, और ये आप ये यहाँ से ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है इसको आप कह दें R1। ये आपका ओ डैश से पी तक का डिस्टेंस है उसको आप कह दें R2। मैं कहता हूँ कि ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है, जो बड़े सर्कल का डिस्टेंस है वो था आपके पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ डैश से पी तक का जो डिस्टेंस है या रेडियस है वो कितना आपके पास 3 सेंटीमीटर, तो किसके इक्वल हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो आपका हिस्सा है ना सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बात की समझ आ गई। अगर दो सर्कल जो है एक दूसरे को इंटरनली टच करें तो वो उनके जो सेंटर का जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगा, उनके डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा, यानी कि रेडियस के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट वाला थ्योरम तो है भी समझने वाला, इसको आपने तवज्जो से समझना है। अब वो कहता है कि जो सेंटर पर जो सर्कल होता है ना, सेंटर पर जो सर्कल होता है वो 2 गुना ज़्यादा होता है किसकी निस्बत, जो आपके सर्कमफेरेंस पर जो एंगल होता है उसकी निस्बत। यानी कि ये एंगल अगर आपका 30 डिग्री है ना, ये एंगल सर्कमफेरेंस पर जो एंगल है इसको आप कहते हैं इनस्क्राइब एंगल, ठीक है, इसको आप इनस्क्राइब एंगल भी कहते हैं। और जो सेंटर पे जो एंगल बनता है इसको आप कहते हैं सेंट्रल एंगल। ये आपने पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। जो सर्कमफेरेंस पर एंगल बनता है उसको आप इनस्क्राइब एंगल कहते हैं, जो सेंटर पर एंगल बनता है उसको आप क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल कहते हैं। कहता है जो सेंट्रल एंगल है ना वो 2 गुना ज़्यादा होता है किससे, इनस्क्राइब एंगल जो सर्कमफेरेंस पर एंगल है। अब मैं कहता हूँ कि सर्कमफेरेंस पर जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये आपने याद रखना है, इसकी मदद से आपका सवाल भी हल होना है, ये आपने याद रखना है। अब मैं स्टेटमेंट की मदद से आपको समझाता हूँ। स्टेटमेंट में उसने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके समझाया। कहता है कि एक मेजर एंगल ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। कैसे भाई, देखो ये आपका सर्कल, ये पॉइंट ए से बी तक, ये आपका पॉइंट ए से बी तक जो है आपकी माइनर आर्क है, ठीक है। इधर आप इसको आप माइनर आर्क कह लें। तो ए से ये आपकी जो है क्या है जी, मेजर आर्क है। तो माइनर आर्क से आप एक जो है लाइन ड्रा कर दें सेंटर तक, जो कि उसकी क्या हो जाएंगी, रेडियल सेगमेंट हो जाएगी। अब माइनर आर्क से आप सर्कमफेरेंस तक 2 लाइन ड्रा कर दें जो कि आपकी क्या कहलाएंगी, कॉर्ड कहलाएंगी। दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगी, इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, इंस्क्राइब एंगल। ये जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा सर्कमफेरेंस पर इसको आप क्या बोलेंगे, इंस्क्राइब एंगल। और जो माइनर आर्क पे जो सेंटर तक जो एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को आप कहते हैं सेंट्रल एंगल। कहता है कि सेंट्रल एंगल जो है ना, ये सेंट्रल एंगल 2 गुना ज़्यादा होता है किससे, इंस्क्राइब एंगल से। इसको आपने याद रखना है, यानी कि मेजर एंगल ए और बी जो है वो 2 टाइम्स होगा किसका, मेजर एंगल ए सी और बी का। अगर मेजर एंगल मैंने क्या बोला, ए सी बी 30 है, मेजर एंगल ए सी बी आपके पास कितना है जी 30 है, तो मेजर एंगल ए ओ बी, इसको आप ओ कह लें, ए ओ बी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है जी। क्योंकि 230 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। इस पॉइंट को आपने याद रखना है।
अब जो आपने जो थ्योरम पढ़े हैं उनका इस्तेमाल होने वाला है। इस्तेमाल जो है एक्सरसाइज 9.1 में होगा, तो थ्योरम को आपने याद रखना है। अब वो कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने डायग्राम की तरफ गौर से देखना है। ये आपका एक्स है जो कि ओ पर एंगल है, ठीक है। ओ एंगल पर, ओ पर जो एंगल है ना, उसको नाम उसने रखा है जी एक्स है। अब आप डायग्राम को गौर से देखें, ये आपका सेंटर और ये आपका सर्कमफेरेंस। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जो लाइन होती है, जो डिस्टेंस होता है, उसको आप क्या कहते हैं, रेडियल सेगमेंट कहते हैं। तो ये आपकी क्या है जी, टेंजेंट लाइन है, ठीक है जी। तो रेडियल सेगमेंट जो है वो परपेंडिकुलर होती है किसके, टेंजेंट लाइन के। तो यहाँ पे एंगल कितने का हो जाएगा भाई, 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है। अब एंगल ए कितना दे दिया है, 38 डिग्री। तो एक्स को फाइंड करना है भाई। ये आपकी क्या है जी, एक ट्राइंगल है ओ ए बी या बी ए ओ, जो मर्जी आप इसको नाम रख दें। तो एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल को जमा करें तो किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। यानी कि अगर एंगल ओ, एंगल ए और एंगल बी को जमा करें तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। तो इसी की मदद से आपने जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपने लिखना है कि ए बी क्या है, आपका टेंजेंट है, और ए बी जो है परपेंडिकुलर है किसके, ओ बी के, जो कि हमने पढ़ा है अभी। देखो ओ बी जो है क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। इट मीन्स कि यहाँ पे एंगल कितने का हो जाएगा, बी पर एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल ओ बी ए, मेजर एंगल ओ प्लस मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का। तो मेजर एंगल ओ पर जो एंगल कितने का है जी, एक्स का। ए पर एंगल कितना है जी, 38। बी पर एंगल कितना है जी, 90 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर दें, ओ आपका एक्स है, ओके। ए आपके पास 38, बी आपके पास क्या है जी, 90 डिग्री। अब ये दोनों वैल्यूज इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगे, तो आपकी एक्स की वैल्यू निकल आएंगी। ये प्लस 90 इधर आके माइनस 90, ये प्लस 38 इधर आके माइनस 38, 180 माइनस 38 माइनस 90 करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 52। यानी कि एक्स पर जो एंगल है वो कितने का है जी, 52 डिग्री का है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 की भी आपने डायग्राम को गौर से देखना है। अब वो कहता है कि ए बी सी आपने फाइंड करना है। यानी कि जो आपका ए पर एंगल है ना, ये ए पर एंगल आपका 65 है। कहता है कि एंगल बी और एंगल सी को आपने फाइंड करना है। तो अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें, आपकी ट्राइंगल ए बी सी कैसी नज़र आ रही है, ये ए बी साइड, ये आपकी ए सी साइड, ये दोनों इक्वल साइड हैं। तो एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल हों तो उस ट्राइंगल को आप क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो साइड्स के अपोजिट एंगल होते हैं ना, जो साइड के अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है जी। यानी कि ए सी ए बी साइड पर ये जो एंगल है और ए सी साइड पर ये जो एंगल है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल इन लेंथ होंगे। इसको आपने याद रखना है। तो आपने क्या कहना है जी, तो मेजर एंगल ए आपके पास 65 है, ए बी और ए सी जो है आपकी टेंजेंट है, टेंजेंट लाइन है, और मेजर साइड ए बी जो है वो इक्वल है मेजर साइड ए सी। इट मीन्स कि आपकी ट्राइंगल जो बन रही है वो क्या है जी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है जी, जो साइड्स होती हैं उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल क्या है जी, इक्वल है। यानी कि मेजर एंगल बी और मेजर एंगल सी क्या है आपका, इक्वल है। इट मीन्स एक्स के इक्वल रख दें। यानी कि जो बी पर एंगल बन रहा है इसको भी आप एक्स कह दें, और जो सी पर एंगल बन रहा है इसको भी आप क्या कह दें, एक्स कह दें, चूँकि मेजर एंगल बी जो है वो मेजर एंगल सी के क्या है जी, इक्वल है, ओके। तो आप क्या लिखेंगे, एक ट्राइंगल के अंदर टोटल एंगल कितने का होता है, 180 का। तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी कितने का हो जाएगा, 180। तो मेजर एंगल ए उसने कितना दिया हुआ था, 65 डिग्री। बी को आपने क्या रखा है, एक्स। सी को भी आपने क्या रख लिया है, एक्स। तो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के। तो ये प्लस 65 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस 65। एक्स प्लस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। अब 180 माइनस 65 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 115 आ जाएगा। एक्स को फाइंड करना है तो 2 ने इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 115 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 57.5 आ जाएगी। यानी कि बी पर भी एंगल आपका कितना होगा, 57.5 डिग्री, और सी पर भी एंगल कितना होगा, 57.5 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को समझने के लिए आपने स्टेटमेंट को नहीं देखना, आप डायग्राम की तरफ फोकस करें। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन ये होगी कि आया कि डायग्राम वाले सवाल आते हैं या नहीं। भाई डायग्राम वाले सवाल भी आते हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा, ठीक है जी। तो इसको आपने ध्यान से तवज्जो से समझना है। आपने डायग्राम की तरफ आंखें खोल कर देखनी है। अब ये देखें, ये आपकी क्या है जी, DE लाइन है जो कि सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है। तो DE आपका क्या होगा, टेंजेंट होगा। अब ये आपका सेंटर
सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको आप कहते हैं रेडियस, यानी कि ओ सी आपका क्या है जी, रेडियल सेगमेंट है। तो ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पे जो एंगल है वो कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। अब ओ ए भी आपका क्या है जी, रेडियल, दो रेडियस मिलते हैं तो आपका क्या बनता है, डायमीटर, यानी कि सी ए जो है आपका क्या है जी, डायमीटर है। चूँकि डायमीटर के लिए जरूरी क्या होता है को एक लाइन जो सर्कल को दो हिस्सों में टच करे लेकिन सेंटर से गुजरे तो उसको आप डायमीटर कहते हैं, यानी कि सी ए आपका क्या है जी, डायामीटर है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि ये आपका एंगल जो है ना, ये एंगल आपके पास 60 डिग्री है। आपने क्या करना है, मेजर एंगल बी सी ए, यानी कि जो सी पर एंगल है ना, ये देखो सी मिड में है ना, कहते हैं ये जो सी पर एंगल है ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब गौर से देखें, ये आपकी ए सी साइड जो है ना वो परपेंडिकुलर है किसके, डी ई साइड के, यानी कि यहाँ पे जो एंगल है मैं इसको थोड़ा सा नीट कर दूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको समझ आ जाए ज़्यादा वाज़े तौर पर, इसको मैं रेज करके। अब ये देखो, ये आपकी ए सी साइड जो है ना वो परपेंडिकुलर है डी ई पर, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। अगर 60 में से 90 डिग्री माइनस कर दें तो, क्योंकि ये टोटल एंगल कितने का, 90 डिग्री का, 90 में से 62 माइनस कर देंगे तो ये आपका एंगल सी निकल आएगा। तो वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 62 करें तो कितना हो जाता है, 28। लेकिन हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो आपने लिखना है सिंस डी ई जो है वो क्या है, आपकी टेंजेंट लाइन है, तो डी ई जो है परपेंडिकुलर किसके, ओ सी के, जो हमने थ्योरम के मुताबिक पढ़ा है कि टेंजेंट लाइन जो है वो रेडियल सेगमेंट का क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इट मीन्स कि एंगल ए सी डी हमारे पास कितना है जी, 90 डिग्री का, यानी कि ये जो आपका एंगल है ना ए सी और डी, ये एंगल आपका कितने का है जी, 90 डिग्री का है। तो अब आपने क्या करना है, तो मेजर एंगल बी सी डी और मेजर एंगल बी सी है जिसको आप फाइंड करें, दोनों को जमा करें तो किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, यानी कि मेजर एंगल ए सी डी के इक्वल हो जाएगा। तो मेजर एंगल बी सी डी, अब ये देखें मेजर एंगल ये आपका बी सी और डी ये कितने का है, 62 और मेजर एंगल ए सी बी आपका कितना है जी, ये हमने फाइंड करना है, यानी कि सी पर एंगल आपने फाइंड करना है। तो उसको आप ऐसे रख दें, मेजर एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, सी को आपने मिड में रखना है, इससे मराद है कि सी वाला एंगल आपने फाइंड करना है। तो ये प्लस 62 इधर क्या आ जाएगा, माइनस 62, 90 माइनस 62 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब वो नेक्स्ट दूसरे पार्ट में कहता है कि ए पर एंगल आपने फाइंड करना है, इसको भी आपने डायग्राम की मदद से समझना है, ठीक है जी। तो ये आपका एंगल आ गया, ये एंगल आपके पास 28 है, ये सी पर जो एंगल है वो 28 है। अब कहता है ए पर एंगल आपने फाइंड करना है, इसको आप नाम रख दे एक्स। अब बी पर एंगल भी हमें नहीं पता, और चूंकि ये आपका क्या है जी, इनस्क्राइब एंगल है, यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि इसका ये जो एंगल सी पर जो है ना, एंगल सी पर ये जो आपका एंगल है जिसका आपने रखा बी सी डी, ये आपका टोटल एंगल 90 डिग्री है, इसका अपोजिट एंगल ये भी आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये इनस्क्राइब सर्कल है। तो ये 90 डिग्री, ये आपका 28 डिग्री, ये आपका एक्स, ये आपकी एक मुकम्मल क्या बन रही है, ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, तीनों को अगर आप जमा करें तो किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल सी जमा एंगल बी जमा एंगल ए करें तो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। तो आपने क्या लिखना है, सिंस ट्राइंगल ए बी सी जो है इज एन एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल, सो मेजर एंगल ए बी सी, यानी कि जो बी पर एंगल है वो कितने का है जी, 90 डिग्री का, जो मैंने आपको समझाया भी है कि ये जो बी पर एंगल है, ये जो बी पर एंगल है वो कितने का है, 90 डिग्री का, और आपने ए पर एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, मेजर एंगल ए बी सी, बी वाला एंगल, मेजर एंगल बी सी ए यानी कि सी पर जो एंगल है, और मेजर एंगल बी ए सी और जो ए पर एंगल है, इन तीनों एंगल को जमा करें तो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। बी पर एंगल कितने का है जी, 90 डिग्री का, सी पर एंगल आपने भी निकाला है कितना है जी, 28, इसको आप नाम रख दे ए एक्स, या ऐसे का ऐसे रहने दे, इज इक्वल टू 180। तो मेजर एंगल ए फाइंड करना है, इन दोनों को आप इधर ले आए, प्लस 90 इधर आके माइनस 90 हो जाएगा, और ये प्लस 28 इधर आके माइनस 28 हो जाएगा। इनको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ए पर एंगल कितने का हो जाएगा, 62 डिग्री का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों सेम है, इसके लिए आपके वो जो मैंने आपको थ्योरम समझाए थे, थ्योरम ही इसमें इस्तेमाल होंगे। अब ये देखें, ये आपका सर्कल है, ये आपका सेंटर, और सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको आप क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल बनता है, और जो सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनता है उसको आप क्या कहते हैं, इनस्क्राइब एंगल कहते हैं। तो जो थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता है कि सेंट्रल एंगल जो है वो 2 गुना ज़्यादा होता है किसके, इनस्क्राइब एंगल की निस्बत। अगर ये 130 है तो ये इसका हाफ होगा, यानी कि इसको आपने हाफ करना है। अगर ये आपका एंगल 30 होता, जो मैंने आपको समझाया था, अगर ये एंगल 30 है
तो ये एंगल कितने का होगा 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये कितने का हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये एंगल कितना है जी 130 डिग्री, तो 130 डिग्री को आप क्या कर लेंगे हाफ कर लेंगे तो मेजर एंगल ई निकल आएगा। ठीक है जी। तो इसको मैथमेटिकली कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो उसने कहा है कि मेजर एंगल डी ओ एफ जो है ये आपका डी ओ और सॉरी ये डी ओ और एफ कितना दिया है 130 डिग्री, और कहता है कि डी ई एफ जो है ये आपका ई पर जो एंगल बन रहा है इसको आपने कैलकुलेट करना है। तो मेजर एंगल डी ई किसके इक्वल हो जाएगा भाई, वो आपका इंस्क्राइब एंगल है। तो आपने थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो लाजमी लिखनी है। एज वी नो दैट सेंट्रल एंगल इज डबल ऑफ सर्कम एंगल। तो भाई आपका जो सेंट्रल एंगल है कौन सा है मेजर एंगल डी ओ एफ, और आपका इंस्क्राइब एंगल कौन सा है जी डी ई एफ, यानी कि इंस्क्राइब एंगल को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, वो 2 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है। तो मेजर एंगल डी ई एफ निकालना है तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 130 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 65 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ई पर एंगल कितना हो जाएगा 65। अगर ये 130 है तो 130 को हाफ कर लेंगे तो ये एंगल कितने का हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएँ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम वही डायग्राम है, स्टेटमेंट को छोड़ेंगे क्या लिखा हुआ है। ये आपका कौन सा एंगल है, ये आपका सेंट्रल एंगल है, और ये एंगल क्या है जी आपका इंस्क्राइब एंगल है। अगर ये 85 है तो ये इसका 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि 85 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। तो आपने सेम वही प्रोसेस लिखना है। तो मेजर एंगल मेजर एंगल एक्स वाई जी हमारे पास क्या है जी 85 है, और मेजर एंगल एक्स फाइंड आपने फाइंड करना है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है सेंट्रल एंगल इज द डबल ऑफ सर्कम एंगल। अब देखिए सेंट्रल एंगल क्या है आपके पास, सेंट्रल एंगल है जी ओ और एक्स। ओके। और आपका जो इंस्क्राइब एंगल कौन सा है जी वाई और एक्स है। ओके। तो आप लिखेंगे मेजर एंगल जी ओ एक्स इज इक्वल टू टाइम्स मेजर एंगल जी वाई एक्स। अब जी वाई एक्स के आपके पास 85 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगल क्या आ जाएगा 170 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। वो कहता है कि एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, एक तरीकी यादगार जिसमें जो है तरीकी चीज़ें रखी जाती हैं, उसके अंदर एक फुहारा बनाया गया है जो कि सर्कुलर है, और सर्कुलर जब सर्कल है तो सर्कल का कुछ रेडियस होता है। वो कहता है कि उस फुहारे का जो रेडियस है ना सर्कल का सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर का है, यानी कि 3 मीटर रेडियस के लिहाज से उसने एक जो है सर्कुलर फाउंटेन बनाया है, एक फुहारा बनाया है। ओके यार जी। ये आपका सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस ये आपका 3 मीटर आ गया। अब वो कहता है कि जो फाउंटेन है ना जो फुहारा है उसके सेंटर से बिल्कुल सामने करके एक पोल एक खंभा लगाया गया है जो कि सेंटर से और पोल तक का जो डिस्टेंस है वो कहता है कि 7 मीटर है। ओके। अब इस पोल से 2 रस्सियाँ बांधी गई हैं जो कि फाउंटेन से यानी कि फुहारे को सिर्फ एक पॉइंट से टच करके गुजर रही हैं। ठीक है। 2 रस्सियाँ इस तरीके से बांधी गई हैं कि वो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके गुजर रहे हैं। तो आप डायग्राम की तरफ गौर से देखें, ये जो आपकी रस्सियाँ हैं, ठीक है, ये जो रस्सी हैं ये आपकी क्या बना रही हैं टेंजर बना रही हैं, क्योंकि सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करके गुजर रही हैं। कहता है कि इन रस्सियों की लंबाई फाइंड कर दो। ये जो स्ट्रिंग है ना ये जो रस्सी है इसकी लंबाई फाइंड कर दो, तो इसमें आपका थ्योरम ही अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा भाई, देखो ये आपका सेंटर, ये आपका सर्कमफ्रेंस, ये आपका रेडियल सेगमेंट, ये आपकी क्या है जी रस्सी है जो बांधी हुई है, ये आपकी क्या कहलाएगी टेंजेंट। तो भाई रेडियल सेगमेंट जो है वो टेंजेंट लाइन के क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, यानी कि यहाँ पे एंगल कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। ओके। तो ये सेंटर से सेंटर के सामने जो है वो कहता है कि ये सेंटर से पोल तक का जो डिस्टेंस है ना वो कितना है 7 मीटर। तो ये अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आपकी एक क्या बन रही है ट्राइंगल बन रही है, और ट्राइंगल भी कौन सी वाली बन रही है आपकी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अगर आपकी टेंजेंट ए पी जो है ये अगर आपकी मैं फर्ज कर लेता हूँ ये आपकी 15 मीटर है ना, तो आपकी बीपी साइड भी ये जो टेंजेंट बीपी है ना ये भी 15 सेंटीमीटर होगी। जो हमने पढ़ा है कि अगर एक सर्कल के साथ 2 टेंजेंट जो हैं वो ड्रा किए जाएं तो दोनों लेंथ में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अगर हम एक लेंथ निकाल लेंगे ना तो दूसरी लेंथ ऑटोमेटिकली उसके इक्वल हो जाएगी। तो अब आप डायग्राम की गौर से देखें, आप सिर्फ इतना हिस्सा देख लें ओ ए और पी जो कि आपकी ट्रायंगल बन रही है। ट्रायंगल भी कौन सी वाली है राइट एंगल ट्रायंगल।
तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका क्या है जी, हाइपोटेनियस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 का मान रहा है ना, तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका क्या मान रहा है, हाइपोटेनियस। तो आपने ये साइड फाइंड करनी है ना, ठीक है, ये आपने ये वाली साइड फाइंड करनी है जो कि आपकी बेस है। तो राइट एंगल ट्राइंगल को कौन सॉल्व करता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो आपने रेडियस को कह लेंगे 3 सेंटीमीटर है, 3 मीटर है। ठीक है जी, और जो मेजर साइड पी ए जो है आपकी परपेंडिकुलर है मेजर साइड ओ ए, जो कि आपने लिखना है, जिससे मुराद ये होगा कि आपकी ट्राइंगल क्या है जी, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आपके पास क्या था जी, ये आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, ये आपका हाइपोटेनियस है जी 7 मीटर, आपका परपेंडिकुलर है जी 3 मीटर, और आपने जो है बेस आपने निकालनी है। उसका आप बेशक उसको नाम बेशक आप एक्स रख लें या वैसे मेरे साइड पी ए रहने दें। तो ओ पी साइड आपके पास क्या जी 7 सेंटीमीटर, जो कि आपकी हाइपोटेनियस थी। परपेंडिकुलर आपके पास 3 था, जो कि आपका रेडियल सेगमेंट था। रेडियल सेगमेंट परपेंडिकुलर होता ना, तो पी ए साइड आपने निकालनी है। 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 7 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 49, 9 इधर क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 49 माइनस 9 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 40। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो मैं ये साइड पी ए आपके पास क्या आ जाएगी 6.32 आ जाएगी। यानी कि एक साइड, एक रस्सी की जो लंबाई है, इस वाली रस्सी की जो लंबाई है कितनी है 6.32। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम कि अगर एक सर्कल को दो टेंजेंट जो है एक पॉइंट से टच करें और वो एक ही पॉइंट पर जाकर मिलें, तो दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। अगर मेरी साइड पी ए 6.32 है तो मेरी साइड पी बी भी कितनी होगी 6.32 हो जाएगी। तो लिखेंगे मेरी साइड पी ए इज इक्वल टू मेरी साइड पी बी। पी ए आपके पास कितना है 6.32 मीटर, तो पी बी भी कितना हो जाएगा 6.32 मीटर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपका थ्योरम ही इस्तेमाल होगा जो मैंने आपको शुरू में डिटेल से समझाए हैं। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आए हैं तो पहले आप थ्योरम को समझ लें, क्योंकि थ्योरम के बगैर जो है क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं होंगे। अब वो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि दो जो हैं सर्कुलर गेयर हैं और दोनों जो हैं एक दूसरे को टच करते हैं एक्सटर्नली, यानी कि बैरूनी तौर पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो पहला जो सर्कुलर गेयर है ना, उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का है 7 सेंटीमीटर। तो दोनों का सेंटर से डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप डायग्राम बना लें। तो ये आपका एक पहला गेयर है, ओके। तो ये उसका सेंटर, ये उसका जो है सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस उसने कह दिया, ये आपके पास रेडियस कितना है जी 5 सेंटीमीटर है। ये आपका दूसरा गेयर जो कि सर्कुलर है, तो ये उसका सेंटर, ये उसका क्या है जी सर्कमफेरेंस। तो यहाँ से सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस उसने दे दिया है 7 सेंटीमीटर, ओके। दोनों देखें एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच करें। इधर से आप बेशक एक टेंजर भी ड्रा कर दें। अब वो कहता है कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है ना, यानी कि दोनों के सेंटर का डिस्टेंस फाइंड कर दें। तो मैंने क्या बताया था कि अगर दो सर्कल जो हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें तो उनका जो है डिस्टेंस, सेंटर से उनका डिस्टेंस जो है उनके रेडियाई को जमा करने से हासिल होगा, उनके जमा के इक्वल हो जाएगा। तो स्मॉलर जो गेयर का रेडियस कितना है आपके पास 5 सेंटीमीटर, लार्जर गेयर है उसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। 7 जमा 5 कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन आपने ये एक स्टेटमेंट लिखनी है लाजमी, सर्कुलर गेयर टच एक्सटर्नली सो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज द सम ऑफ द रेडियाई, यानी कि R1 प्लस आर ग्रेटर आर। ठीक है, छोटे आर को बड़े आर में जमा कर देंगे कि दोनों रेडियस को आप जमा कर देंगे। तो 5 + 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपका थ्योरम ही इस्तेमाल होगा जो कि हमने पढ़ा है पहले भी। अब वो कहता है कि एक स्मॉल सेंसर जो है, एक सर्कुलर सेंसर जो है एक सैटेलाइट डिश जो कि वो भी सर्कुलर है उसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों जो है एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। क्या कैसे टच कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं। जो स्मॉल सेंसर है उसका सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस वो यानी कि रेडियस कितना है 2.5 है, और जो आपकी डिश है उसका सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस वो कितना है 15 सेंटीमीटर, यानी कि उसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है। तो उनके सेंटर से उनके सेंटर का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक का डिस्टेंस आप लोगों ने फाइंड करना है। तो ये आपका जो बड़ा जो सैटेलाइट है ये आपका पहला सर्कुलर हो जाएगा। तो ये उसका सेंटर, इसका आप नाम रख दें O। ठीक है, तो ये आपका दूसरा सर्कल है, इसका ये सेंटर है, इसका आप नाम रख दें O डैश। वो कहता है कि ये आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जो हमने थ्योरम में पढ़ा था कि दो जो है सर्कल अगर एक दूसरे को इंटरनली टच करें तो उनके सेंटर का जो डिस्टेंस है उनके रेडियस के डिफरेंस के इक्वल होगा। यानी कि इसको आप कह लें ये आपका है, ये आपका सेंटर, ये बड़ी सेंटर से
बड़े सर्कल का, यानी कि डिश का जो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है ये आपका रेडियस कहलाता है, ये आपका 15 सेंटीमीटर है। ये आपका सेंटर से जो है सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस जो सेंसर उसके अंदर रखा हुआ है इस ये कितना है जी 2.5 है। तो आपने ये हिस्सा फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 15 में से 2.5 माइनस करना पड़ेगा। इसको आप कैपिटल आर कह दें, इसको आप स्मॉल आर कह दें, तो वैल्यू क्या आ जाएगी। ये पूरी साइड को आप कह दें, इस साइड को आप नाम रख दें ए और बी कह दें। मैंने ओ से ओ डैश बोला ना, आप ए बी कह दें क्योंकि मैंने ए बी लिखा हुआ है। तो मैं ये साइड ए बी किसके इक्वल हो जाएगी आर माइनस आर वन। तो 15 माइनस 2.5 करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 में भी थ्योरम ही आपका इस्तेमाल होगा। वो कहता है कि एक इनर होल्डर है, उसको सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर रखा हुआ है और दोनों जो है एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। जो आउटर कंटेनर है ना उसका रेडियस कितना है जी 8 सेंटीमीटर है, जो इनर होल्डर है उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और दोनों का आपने क्या करना है सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करना है। यानी कि दोनों ही सर्कुलर हैं और दोनों एक दूसरे को कैसे टच कर रहे हैं इंटरनली टच कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि अगर दो सर्कल जो है एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हो तो उनका जो डिस्टेंस है सेंटर से उनके रेडियस के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ये उसके अंदर इनर जो है वो क्या है जी इनर होल्डर है। तो ये आपका जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है ना उसका ये सेंटर से रेडियस तक का जो डिस्टेंस वो आपका है जी 8 सेंटीमीटर। उसको आप कैपिटल आर से रेडियस से रिप्रेजेंट कर दें। ये आपका जो है होल्डर जो इनर होल्डर है ये उसका सेंटर है और ये सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस वो कितना है जी 6 सेंटीमीटर, इसको आप स्मॉल आर कह दें। तो भाई दोनों एक दूसरे को इंटरनल टच कर रहे हैं ना तो उनकी रेडियस के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा, यानी कि आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस यानी कि बड़े सिलेंडर का जो रेडियस है उसको छोटे सिलेंडर के रेडियस से आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी कि कंटेनर के रेडियस को जो है इनर होल्डर के रेडियस से माइनस कर देंगे। 8 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसकी स्टेटमेंट को आपने ध्यान से समझना है। वो कहता है कि एक पायरामिड शेप जो है स्कल्पचर से मुराद होता है जो बुतनुमा कोई भी एक बुत की शक्ल का कोई भी एक नमूना कह लें, एक मुजस्मा कह लें। कहता है कि उसको जो है एक प्लाजे के अंदर रखा गया और प्लाजा कैसा है जी सर्कुलर है। तो आप पहले डायग्राम बना लें। ठीक है, ये आपका सर्कुलर प्लाजा, ये उसका सेंटर, इस सेंटर पे जो है वो कहता है कि यहाँ पे जो है वो स्कल्पचर जो है बुत जो है वो रखा हुआ है। ओके है जी। अब वो कहता है कि इसके सेंटर से ना सेंटर से 26 मीटर दूर पर एक पोल जो है वो रखा हुआ है, एक पोल लगा हुआ है। पोल से दो तारें जो है आ रही हैं वो तारें जो है इस सर्कुलर प्लाजा को एक पॉइंट पर टच करके गुजर रही हैं, यानी कि ये आपकी क्या बन रही है टेंजेंट बन रही है। सेंटर से और पोल तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है जी 26 सेंटीमीटर। वो कहता है कि ये जो तारें हैं ना इन तारों की जो है डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, जबकि ये सर्कुलर प्लाजा है ना 10 मीटर के रेडियस के लिहाज से जो है डिज़ाइन किया गया है, यानी कि सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। तो भाई थ्योरम वही इस्तेमाल होना है जो मैंने आपको बताया था कि अगर एक सर्कल को दो जो है आपकी जो है टेंजेंट ड्रा किए जाएं, दोनों एक पॉइंट पर मिले तो दोनों का जो डिस्टेंस है दोनों की जो लेंथ है वो हमेशा इक्वल होगी, यानी कि ए डी की जो लेंथ है वो ए सी के इक्वल होगी। लेकिन इसमें एक और थ्योरम भी इस्तेमाल होगा। अब देखें ये आपका सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, इसको आप रेडियस कहते हैं, यानी कि रेडियल सेगमेंट। और रेडियल सेगमेंट के ऊपर जो टेंजेंट ड्रा होता है ये रेडियल सेगमेंट जो है टेंजेंट का क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का होगा। अगर आप सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस यानी कि ये वाली लाइन और ए सी जो आपकी ये टेंजेंट लाइन और रेडियल सेगमेंट लाइन को गौर से देखें तो आपकी एक ट्राइंगल बन रही है। ट्राइंगल कौन सी है राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो भाई ये देखिए ये आपका एंगल, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका क्या है जी बेस है और ये आपका क्या है जी हाइपोटेन्यूज। आपने किसको फाइंड करना है बेस को, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। लेकिन कुछ पहले आपको लिखना पड़ेगा ओ सी जो है परपेंडिकुलर है ए सी के, तो आपकी जो ट्राइंगल है ना ओ सी ए क्या है जी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल को कैसे यूज सॉल्व करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है जी 26 है। ये आपका क्या था जी, ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। ओके जी।
तो परपेंडिकुलर क्या आता है 10 सेंटीमीटर, जो रेडियल सेगमेंट होता है वही आपका परपेंडिकुलर होता है। और आपकी ए सी यानी कि जो आपका बेस है उसको आपने एक्स रख लिया हुआ। तो 26 का स्क्वायर लेंगे तो 76, 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 आ जाएगा, ये प्लस 100 इधर आके -100 हो जाएगा। 676 माइनस 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 576 आ जाएगा, चूँकि स्क्वायर है। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो 576 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 24 मीटर आ जाएगा। ये तो आपने एक जो है एक तार की लंबाई निकाली है, जो कि प्रिंस वो जो हमने थ्योरम पढ़ा है कि अगर एक सर्कल जो है, एक सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रा किए जाएं और दोनों एक पॉइंट पर मिलें तो दोनों की जो लेंथ है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो इट मीन कि मेजर साइड ए सी जो है वो क्या हो जाएगी मेजर साइड ए डी। तो मेजर साइड ए सी आपने क्या निकाली है 24, तो मेजर साइड ए डी क्या हो जाएगी वो भी 24 हो जाएगी।